अच्छा जी, बुनियादी तौर पे हमारा ये ओपन ऐप ओपन है बिल्कुल जस्ट फ्रंट एंड इसमें रिएक्ट इम्प्लीमेंटेड है, रिडक्स नाम की चीज इसमें नहीं है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे क्या क्या काम करना है, और उम्मीद है कि उसके बाद आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, ये मसला आपको हुआ क्यों है? ये मसला सिर्फ आप, ये जिसने भी रिडक्स सीखी है ना, और दो उसमें अटेम्प्ट में सीखी है, पता नहीं आपने रिडक्स कोर समझी है या नहीं समझी। रिडक्स बेसिकली इवॉल्व हुई है। जो रिडक्स का बिल्कुल बेसिक काम था ना, वो बहुत ज्यादा सिंपल था अंडरस्टैंड करने में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मुश्किल नहीं, लेंथी था बहुत ज्यादा, कि हमें सारे के सारे काम रिडक्स में खुद मैनुअली करने पड़ते थे। मिसाल के तौर पे कौन से काम करने पड़ते थे? हमें खुद कस्टम एक्शन बनाने पड़ते थे, कस्टम रिड्यूसर्स बनाने पड़ते थे, रिड्यूसर्स को कंबाइन खुद करना पड़ता था। फिर हमें डेटा फेचिंग करनी हो तो रिडक्स में बिल्ट इन डेटा फेचिंग का कोई मैकेनिज्म था ही नहीं। कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो रिडक्स बिल्ट इन एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को सपोर्ट ही नहीं करता था। उसके लिए हम एक अलग से काम करते थे, ठंक, यानी एक अलग से लाइब्रेरी थी एसिंक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए रिडक्स में, ठंक। ये एक दौर था रिडक्स का जब मैंने रिडक्स सीखी थी। ठीक, तो जो मैंने आपको लॉजिक समझाई है ना रिडक्स की, कि रिडक्स के कोर इंटरनल ऑपरेशंस होते क्या हैं, इंटरनल वर्किंग कैसे होती है, वो आपको सारे स्टेप्स बताए हैं जो आप कर रहे थे। क्यों समझाए हैं? क्योंकि अब की जो रिडक्स है वो मोर देन 80% काम इंटरनली खुद ब खुद करती है। एक्शंस कैसे क्रिएट होने हैं वो एक्शंस भी खुद ब खुद बनाती है, वो हमें डिफॉल्ट हुक्स बना के दे देती है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन डिफॉल्ट करती है, म्यूटेशन और म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी को इंटरनली खुद हैंडल करती है। तो ये पहले से सारे के सारे काम हमें मैनुअली करने पड़ते थे। तो जो आपने रिडक्स कोर सीखी है ना, बिल्कुल कोर, वो सारे के सारे काम वो थे जो हम मैनुअली करते थे। इसलिए हमें एक एक स्टेप होता हुआ नजर आता था कि ये हमने एक्शन बनाया है, ये एक्शन डिस्पैच हुआ है, एक्शन कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, उसमें एक पेलोड होता है, एक एक्शन की टाइप होती है। ये एक दौर था, वो बेसिक काम था। जब मैंने आपको रिडक्स प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाई है किसी प्रोजेक्ट में, तो ना मैंने एक्शन क्रिएट किया, ना मैं पेलोड उस तरह से पेलोड का ऑब्जेक्ट खुद पास किया है। पास करते हैं लेकिन वो कहाँ पास होता है, आपने शायद या तो गौर से सुना नहीं है या उसको इंस्पेक्ट नहीं किया और देखा नहीं है। मेजॉरिटी काम जो है अब रिडक्स में इंटरनली खुद ब खुद हो रहे हैं। और रिडक्स के ऑथर्स का ये कहना है कि ऐसा क्यों किया गया है, बिकॉज ऑब्वियसली यूजर का टाइम बचाने के लिए, और फिर जब मैनुअल काम होता है तो हर बंदा अपने तरीके से करता है। So there was no standardized way to implement the Redux logic for all the developers that exist that use actually Redux. तो उन्होंने कहा जी कि सारों को कंसिस्टेंसी के साथ एक पेज पे लाने के लिए, ताकि वो एक ही अप्रोच को इस्तेमाल करके सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक इंप्लीमेंट करें, इससे मेंटेनेबिलिटी भी आसान हो जाएगी, इसकी आपकी इंप्लीमेंटेशन भी आसान हो जाएगी, और आपके हेडेक भी बहुत सारे रिमूव हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे पहले हम रिडक्स यूज करते थे तो हम रिडक्स की म्यूटेबिलिटी को हैंडल करने के लिए अलग लाइब्रेरी इस्तेमाल करते थे, रिडक्स के एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के लिए ठंक अलग लाइब्रेरी इस्तेमाल करते थे, रिडक्स में डेटा फेचिंग के लिए या रिएक्ट थ्योरी या एक्सियोस अलग से लाइब्रेरी इस्तेमाल करते थे, या फेच डिफॉल्ट जो है। तो रिडक्स, कौन बंदा ये चाहता है कि मेरी लाइब्रेरी जो इतनी पॉपुलर हो गई है, तो इस लाइब्रेरी, यानी जाहिर है जब एक चीज पॉपुलर होती है तो साथ के कॉम्पिटिटर्स भी इन होते हैं ना, तो बहुत सारी और लाइब्रेरी भी थी, तो लोग डबल माइंडेड होते थे, यार स्टेट मैनेजमेंट के लिए ये लाइब्रेरी यूज करें, ये यूज करें, ये यूज करें। तो रिडक्स केप्ट ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू फीचर्स एंड kept on eliminating the dependency of other libraries, कि डेटा फेचिंग के लिए आप एक्सियोस में जाएं, एसिंक्रोनिसिटी के लिए आप थंक पे जाएं, म्यूटेबिलिटी के लिए किसी और में जाएं, मेरे ख्याल में म्यूटेक्स है कि क्या है उस लाइब्रेरी का नाम। तो रिडक्स ने क्या किया, ऑल इन वन कर दिया। और ऑल इन वन करने के लिए भी इसने कहा जी कि अब मैं जो कॉन्फ़िगरेशन दूंगा, दैट मे बी डिफिकल्ट टू लर्न, बट दैट्स नॉट एज मच डिफिकल्ट एज वी पीपल एक्चुअली टेक इट, बिकॉज हम बिगिनर्स हैं तो शायद हमें मुश्किल लगता है। ये इसकी फर्स्ट टाइम की कॉन्फ़िगरेशन आपको मुश्किल लग सकती है, लेकिन इसका यूजेज और इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा आसान है। तो पहले रिडक्स में क्या था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन डेड सिंपल थी, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन, चूंकि सारी चीजें हमने खुद इंप्लीमेंट करनी थी, तो वो क्या थी, मुश्किल थी। ये रिडक्स का जर्नी शुरू हुआ था। तो पहले क्या था, रिडक्स कोर, फिर रिडक्स टूलकिट आया, और फिर रिडक्स टूल के ऊपर क्या आया, रिडक्स टूलकिट क्वेरी आई। तो टूलकिट का मतलब ये है, टूलकिट का मतलब क्या होता है, ऐसी किट जिसमें सारे टूल्स प्रोवाइड कर दिए उसको। ठीक, फिर जब टूल किट सारे प्रोवाइड कर दिए, तो उसमें भी एक कमी थी कि डेटा फेचिंग कैसे करें।
तो फिर इसने क्या इंट्रोड्यूस कराया, आरटीके क्यूरी। अच्छा ये भी अलग लाइब्रेरी नहीं है, आपने डेफिनेशन में ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी मैं पढ़वा दूंगा कि आरटीके क्यूरी is an optional add-on that has been made the part of a RTK toolkit। यानी RTK query Redux toolkit का हिस्सा है, ऑप्शनल है, चाहे यूज करें चाहे तो आप कस्टम डेटा फेचिंग करें। तो ये सारी कहानी समझ आ गई आपको कि इसकी फिलॉसफी बैकएंड पे क्या थी। अब आप, आई होप कि आपको सही समझ आएगी। मैंने अगेन ये बोला है कि रिडक्स या कोई भी लाइब्रेरी हो, उसके जितने भी फंक्शन एक्सपोज हुए हैं उनको जुबानी याद करना बेवकूफी है, याद नहीं होंगे, रटा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन को यूज कैसे करना है। ठीक, इवन द एक्सपर्ट डेवलपर्स विद 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर एक्सपीरियंस वो भी यही काम करते हैं। तो यू हैव टू यूज द डॉक्यूमेंटेशन क्वाइट इंटेलिजेंटली। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स। हमें दो चीजें चाहिए, एक चाहिए रिडक्स टूलकिट स्टेट मैनेजमेंट के लिए, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि रिडक्स टूलकिट जरूरत क्यों पेश किया थी। तो दूसरी चीज चाहिए रिएक्ट रिडक्स, जो कि रैपर है या जो कि ब्रिज है, जो हमारी, देखिए दो चीजें अलग अलग हैं। रिडक्स टूलकिट एक कंप्लीट अलग चीज है और हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन एक कंप्लीट अलग चीज है। इन दोनों के दरमियान कोई एक ब्रिज होना चाहिए जो आपस में इनको क्या करे, कनेक्ट करे। क्यों? क्योंकि रिडक्स टूलकिट सिर्फ रिएक्ट के लिए नहीं बनेगी। रिडक्स टूलकिट को आप व्यू में भी, व्यू जेएस में भी यूज कर सकते हैं, एम्बर जेएस है उसमें भी यूज कर सकते हैं, मेरे ख्याल में प्लेन वनीला यूज कर सकते हैं, एक और है हैंडल बार जेएस है, ये सारी जेएस की लाइब्रेरीज है बाय द वे। So Redux toolkit is a generalized state management library which can be used with any other library। तो हर लाइब्रेरी ने एक रैपर दिया हुआ है कि अगर आप Redux toolkit को हमारे साथ लिंक करेंगे तो ये रैपर है, इसके जरिए लिंक कर सकते हैं। तो React के लिए वो रैपर क्या है, React Redux। So we have to install two libraries primarily। Number 1 Redux toolkit और number 2 Redux React Redux। तीसरी चीज जो खुद इंस्टॉल हो जाती है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता, वो है कोर रिडक्स। यानी जो रिडक्स टूल किट है ना, इसकी बुनियाद किसके ऊपर रखी गई है, रिडक्स के ऊपर। रिडक्स टूल किट हैज बीन रिटन ऑन टॉप ऑफ रिडक्स। वही बता रहा हूं कि पहले सिर्फ रिडक्स था कोर, उस रिडक्स कोर को एनहांस करके क्या बना दिया गया, रिडक्स टूल किट। बुनियाद वही है, उसके ऊपर एक और रैपर क्या लगा दिया गया, रिडक्स टूल किट क्वेरी। समझ आ गई बात। प्राइमरीली दो लाइब्रेरी चाहिए हमें, रिडक्स टूल किट और रिडक्स React Redux। So just straight away as a first step, go for the Redux first। वैसे चूंकि मैं थोड़ा सा इसे यूज कर चुका हूं तो मेरा रट्टा बड़ा इस पे अच्छा लगा है, मुझे पता है कि कौन सी चीज कहां से मिलेगी। आप सिंपली ट्यूटोरियल्स के पेज पे आ जाएं, ट्यूटोरियल्स के पेज पे ये भी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस डायग्राम को मैं इसलिए नॉर्मल स्टूडेंट को दिखाता हूं कि सिर्फ वो ये समझ जाएं कि रिडक्स के कितने हिस्से हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट इसका रिड्यूसर, स्टोर, एक्शन, डिस्पैच, यूआई। ये रफली आप सारों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो आई विल बी जस्ट स्ट्रेट अवे एंड इंस्टॉलिंग दी रिडक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मुझे बता रहा है जी कि npm install redux yes redux toolkit। तो इसका मतलब है जब मैं ये इंस्टॉल करूंगा तो रिडक्स कोर खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगी इसी के साथ ही। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसे जाके यहाँ पे जल्दी से ये कर देता हूँ। क्या कॉपी हो गया भाई, कॉपी। इसके बाद मुझे दूसरी लाइब्रेरी क्या चाहिए, दूसरे टैब में खोल लें, रिएक्ट रिडक्स। इसका भी सिंपली आप गेट स्टार्टेड पेज पे जाएं और यहाँ पे आप ले लें npm install react redux। आप बेशक लिखना चाहते हैं तो स्टेप्स लिख लें। स्टेप 1 क्या है, वी इंस्टॉल टू लाइब्रेरीज, रिडक्स टूलकिट एंड रिएक्ट रिडक्स। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टोर सेटअप करना। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टोर सेटअप करना। स्टोर सेटअप करने के 2-3 तरीके। अब आप डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग इसलिए है कि इसने कंपैरिजन किए हैं बास जगहों पे। डॉक्यूमेंटेशन ने क्या किए हुए, कंपैरिजन किए हुए, और ये आपको कंफ्यूज करता है। कंपैरिजन क्या, कंपैरिजन क्या है कि स्टोर सेटअप पहले यूं होता था अब यूं हो रहा है। ये कंपैरिजन में आप कंफ्यूज होते हैं यार, व्हिच लॉजिक टू बी यूज्ड, द फर्स्ट वन द सेकंड वन। I'll try to actually
गो एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर मी। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सिंपली दोबारा गूगल पे जाके क्यूरी करें सेटअप रिडक्स स्टोर, ठीक है। ये देख रहे हैं पहली लॉजिक क्या दी, कॉन्फ़िगर योर स्टोर, और कब की है 2023, इसका मतलब है ये लेटेस्ट हो सकती है, या ये भी है नीचे गेटिंग स्टार्टेड विद, लेकिन हम गेटिंग स्टार्टेड तो नहीं कर रहे ना, हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे आएंगे कॉन्फ़िगर योर स्टोर पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो ये स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन कहां से शुरू कर रहे हैं, रिडक्स से अटैच कर, सॉरी रिएक्ट से लिंक करने के साथ, हम नहीं करना, हमें थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे, अच्छा जहां पे ये देखे ना आप रिडक्स ठंक, तो मैंने अभी बोल दिया आपको कि ठंक किस लिए था, आपका एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अभी भी हम रिडक्स ठंक यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक कहीं भी नहीं किया एसिंक ऑपरेशन। उसकी रीजन है कि हमने रिडक्स ठंक में एसिंक्रोनस ऑपरेशन करने थे, और हमें एसिंक्रोनस ऑपरेशन किसके लिए चाहिए, एपीआई कॉल्स के लिए, एपीआई एसिंक्रोनस होती है, तो हम उन एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को इस्तेमाल करने के लिए क्यूरी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम आरटी के क्यूरी इस्तेमाल करेंगे तो आरटी के क्यूरी इंटरनली खुद वो सारा एसिंक्रोनस काम हैंडल करती है, हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम ठंक को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप इससे भी नीचे जाएं, थोड़ा सा और नीचे जाएं, और या स्ट्रेट अवे सर्च कर लें कॉन्फ़िगर स्टोर, 3 बिल्ट इन फंक्शन याद रख लें, बार बार रिपीट होंगे यही, कॉन्फ़िगर स्टोर स्टोर के सेटअप के लिए, क्रिएट एपीआई जब आप डेटाबेस एपीआई फेच करें, एपीआई से डेटा फेच करें उसके लिए, और तीसरा क्रिएट स्लाइस जब आप डेटा पूरी एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर रहे हो, यानी रिडक्स का प्राइमरी पर्पस क्या था, डेटा शेयरिंग, तो डेटा शेयरिंग कैसे होगी, स्लाइस क्रिएट करके, तो क्रिएट स्लाइस, क्रिएट एपीआई, कॉन्फ़िगर स्टोर, हर फीचर जब आप बनाएंगे ये 3 फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो मैंने यहां पे जाके स्ट्रेट अवे किसको दे लिया, कॉन्फ़िगर स्टोर। अब देखें जो कंफ्यूजिंग पार्ट है, इधर देखिए बेटा, जो कंफ्यूजिंग पार्ट है वो क्या है कि यहां तक इसने क्या बताया है, प्रॉब्लम, तो जब मैंने स्ट्रेट अवे ढूंढा ही कॉन्फ़िगर स्टोर है, तो ये क्या बता रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज द रेलेवेंट पार्ट। हम किधर खपते रहते हैं, ऊपर ही, तो 10 सॉल्यूशन का मतलब ऊपर जो भी इसने डिस्कस किया वो सारा का सारा क्या था, प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे और यहाँ पे आप आगे सिंपली ये देख लें, कॉन्फ़िगर स्टोर में प्रीलोडेड स्टेट, अच्छा ये भी मतलब ज्यादा मॉडर्न तरीका बता रहा है। थोड़ा सा और नीचे आ जाए यहाँ पे, और इसको भी हॉट रीलोडिंग भी, इससे भी नीचे आ जाए, इससे भी नहीं आ जाए, सिंप्लीफाइंग सेटअप। वंस अगेन कुछ चीजें होती है ना जो मतलब एज ए हार्ड कोड बताई भी नहीं जा सकती, हमें भी नहीं पता होती, जाहिर है वो इतना सारा कुछ रटा थोड़ा ही हुआ, तो कुछ चीजें आपको खुद ब खुद हिंट देती हैं कि ऊपर जो काम था वो आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा था, उसने कहा जी सिंप्लीफाइंग सेटअप विद रिडक्स टूलकिट। तो हमें ये चीज चाहिए थी बेसिकली जो बेयर मिनिमल हो, क्योंकि हम बेसिक सेटअप कर लें तो उसको आहिस्ता आहिस्ता क्या कर लेंगे, एनहांस कर लेंगे, ये हमने प्रीवियस काम में किया। तो बेयर मिनिमल में ये क्या कह रहा है कि आप कॉन्फ़िगर स्टोर का बिल्ट इन फंक्शन इंपोर्ट करें और उसको कॉल करें, और उसको क्या चाहिए, एक रूट रिड्यूसर चाहिए, दैट्स द बेयर मिनिमल सेटअप। आप ये वाली चीज उठाएं और एंड पे क्या कर लें, स्टोर को एक्सपोर्ट कर लें। अब यहां से ये चीज उठाएं, यहां से उठाने के बाद जो अप्रोच आप डिस्कस करने लगा हो ना, ये वाकई बहुत आसान होगी। आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, इसलिए इसको और से देखना है। मैंने सब कुछ किधर रखना है, रिडक्स की लॉजिक सारी रिडक्स के फोल्डर के अंदर, बेटर यही है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, store.js। store.js में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉपी किया, पेस्ट किया, एज इट इज। अब हमें इसके साथ हमें क्या चाहिए, देखें ये क्या कह रहा है जी, कि ये चीज तो हमें पता है कि लाइब्रेरी से आई है, ये चीज हमें पता है कि लाइब्रेरी से नहीं आई, ये कस्टम है, तो इसका मतलब है रिड्यूसर हमें खुद बनाने पड़ेंगे। यहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। पहले था कि रिड्यूसर हम मैनुअली खुद बनाते थे, अब हम रिड्यूसर खुद नहीं बनाते। अब रिड्यूसर हमें कौन बना के देता है, रिडक्स टूलकिट। और रिडक्स टूलकिट का कौन सा फंक्शन है जो रिड्यूसर बना के देता है, 3 फंक्शन बताए मैंने, कॉन्फ़िगर स्टोर, क्रिएट स्लाइस, क्रिएट एपीआई। तो क्या क्रिएट एपीआई रिड्यूसर बना के देता है, क्रिएट एपीआई तो काम है डेटा फेचिंग का, तो कौन कॉन्फ़िगर स्टोर
रिड्यूसर बना के देगा, कॉन्फ़िगर स्टोर तो स्टोर को कॉन्फ़िगर करेगा। कौन सा फंक्शन रह गया? क्रिएट स्लाइस। तो हमने क्या करना है, इसका मतलब है अच्छा हम इसी फाइल में वो कर सकते हैं क्रिएट स्लाइस, लेकिन एक ही फाइल में सारा काम करते हुए मतलब सारा कुछ मैसअप हो जाता है जब थोड़ी सी फाइल ग्रो करेगी। तो हम एक अलग से बनाते हैं स्लाइस। और स्लाइस क्यों बनाते हैं? हमें क्या चाहिए यहाँ पे? रिड्यूसर चाहिए। तो रिड्यूसर हम खुद नहीं बनाते, रिड्यूसर कौन बना के देता है? स्लाइस। अच्छा, मैंने स्लाइस को किसके साथ मुशाबे तशबीह दी थी? एक फीचर, यानी किसी भी एप्लीकेशन का एक पूरा फीचर क्या कहलाता है? एक स्लाइस कहलाता है। समझ आ गई बात? तो अब मैं बेसिक काउंटर वाली एग्जांपल की तरफ ना जाऊं ना, आथ को स्टार्ट करूं ना, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत बेसिक पे चले जाएंगे हम। तो आथ एक पूरा फीचर है। आथ क्या? एक कार्ड सिस्टम पूरा एक फीचर है। पूरा कार्ड जो मैनेज हो रहा था, ऐड टू कार्ड, डिलीट फ्रॉम कार्ड, ठीक। प्रोडक्ट लिस्टिंग एक पूरा फीचर है, लिस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स। तो फिलहाल हम इन तीन फीचर्स की बात करते हैं। तो हमें तीन फीचर चाहिए, कार्ड, प्रोडक्ट लिस्टिंग और ऑथ। तो तीन फीचर के लिए कितने स्लाइस चाहिए होंगे? तीन स्लाइस। तो रिड्यूसर कौन देगा? स्लाइस। समझ आइए बात? तो स्लाइस बनाने के लिए फोल्डर स्ट्रक्चर आपकी मर्जी का हो सकता है। मैं यहाँ पे अंदर जाके क्या बना रहा हूँ? फीचर। फीचर्स क्या लें? सारे फीचर इसी के अंदर रखेंगे। पहला फीचर जो मैं बनाने लगा हूं उसको मैं क्या, फीचर किसके मुशाबे है? स्लाइस के। तो किस, कौन सा फीचर बनाने लगे हम? ऑथ का। तो ऑथ के लिए जो स्लाइस बनाएंगे उसका नाम क्या रखेंगे? ऑथ स्लाइस। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि बेटा नाम कुछ भी दे दें आप, इस स्लाइस नाम नहीं, लेकिन नामों वो। अब अगला काम हमने क्या बनाना है? स्लाइस बनाना है। दोबारा की तरह डॉक्यूमेंटेशन में जाके क्या सर्च करेंगे? क्रिएट स्लाइस इन आरटी, आरटी है ना, नहीं सॉरी, ठीक है आरटीके, ठीक है आरटीके क्वेरी नहीं। तो क्रिएट स्लाइस इन आरटीके। तो पहली पहली पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा नीचे है, ये आपको खुद बता देगा। अगर ये नहीं बताता, अच्छा हमने यहाँ पे रुके हुए ना, तो इस पेज को ओपन ही रखना है, बिकॉज जब हम इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करेंगे तो हम स्टोर में वो चीजें फर्दर क्या करेंगे? डालते जाएंगे। समझ आइए बात? हम यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पे जाके हम लिखते हैं क्रिएट स्लाइस इन रिडक्स टूलकिट। अब ये भी कंफ्यूज करेगा कि ये बताएगा कि रिड्यूसर पहले कैसे बनते थे और रिड्यूसर अब कैसे बनते हैं। तो आपने स्ट्रेट अवे क्या ढूंढना है? यहाँ पे जाके क्रिएट स्लाइस, कंपैरिजन में नहीं पढ़ना। तो उसने पहला ही दे दिया क्रिएट स्लाइस। तो इसका मतलब है कि यहां से पीछे कहीं नहीं जा सकते कि क्रिएट स्लाइस फंक्शन पहले रिडक्स कोर में था ही नहीं। तो यहीं से शुरू करें। वो कह रहा है जी कि अच्छा अगर आपको यहां भी समझ नहीं आती तो इसकी पूरी कहानी पढ़ लें, एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। मैं सिर्फ यहां से क्या करूंगा, स्ट्रेट अवे वो कह रहा है जी क्रिएट स्लाइस का फंक्शन भी बिल्ट इन है, ठीक। आप इसे कह लें जी कि क्रिएट स्लाइस, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है। मजे की बात है कि जब आप कॉन्फ़िगर स्टोर यूज करेंगे वो भी एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेगा। आप क्रिएट स्लाइस यूज कर, तीन ही बताए ना फंक्शन बिल्ट इन, क्रिएट स्लाइस, क्रिएट एपीआई, कॉन्फ़िगर स्टोर। कॉन्फ़िगर स्टोर भी एक ऑब्जेक्ट लेता है, क्रिएट स्लाइस भी एक ऑब्जेक्ट लेता है और क्रिएट एपीआई भी एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की वैल्यू में क्या हो सकता है? स्ट्रिंग भी, नंबर भी, ऑब्जेक्ट भी, अरे भी, फंक्शन भी। तो पहले आप ये जान लें कि क्रिएट एपीआई कितनी, ये ऑब्जेक्ट जो लेता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं क्रिएट स्लाइस में। तो सबसे पहले तो ये नेम होता है, हर स्लाइस का कोई ना कोई यूनिक नेम दे दें। जैसे इसने काउंटर दिया है, हम क्या देंगे? ऑथ दे दें। ऑब्जेक्ट में की वैल्यू में प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लेता है? इनिशियल स्टेट। आपकी इनिशियल स्टेट क्या है? इनिशियल स्टेट का पता कैसे चलेगा? जब आप यूज स्टेट बनाते हैं ना, तो यूज स्टेट की इनिशियल स्टेट का पता कैसे लगता है? जाहिर है आपको ये पता होता है कि आप स्टेट में स्टोर क्या करना चाह रहे हैं, स्टेट में स्टोर क्या करना चाह रहे हैं। तो अगर आपने फर्स्ट नेम स्टोर करना है तो आप क्या नेम देंगे? फर्स्ट नेम सेट फर्स्ट नेम, और इनिशियल वैल्यू क्या देंगे? स्ट्रिंग देंगे। जब आपको पता होता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो आप उसे क्या देते हैं? पर्सन, सेट पर्सन, और पर्सन का इनिशियल ऑब्जेक्ट देके पर्सन की डिफरेंट प्रॉपर्टी और वैल्यू असाइन कर देते हैं। इनिशियल स्टेट में क्या देंगे ये आपको पहले से खुद पता है। खुद पता कैसे है?
मुझे पता है कि मैं इनिशियल स्टेट में एक ऑब्जेक्ट दूंगा और उस ऑब्जेक्ट में दो चीजें रखूंगा। वैसे अरे तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक वक्त में एक ही बंदा लॉग इन हो सकता है। तो ऑथ में या ऑथ की स्टेट में एक वक्त में एक ही बंदे की इंफॉर्मेशन आ सकती है। देखिए, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप अगर ईमेल पासवर्ड भी रख लें तो बिल्कुल ओके है, लेकिन आप इन द लॉन्ग रन देखें आपको क्या क्या चीज जरूरत पड़ सकती है। बैकएंड से आप क्या क्या ला रहे हैं, पूरी यूजर की इंफॉर्मेशन, यानी यूजर का एक पूरा ऑब्जेक्ट और दूसरा एक टोकन। एक यूजर का पूरा ऑब्जेक्ट और एक टोकन। अच्छा, इसमें भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप स्टार्ट में एक फील्ड के साथ लें, बाद में जब आपको पता चले नहीं मैंने स्टेट में ये भी डालना है तो आगे इसको चेंज कर लें। समझ आइए बात। मैं इसको खाली ऑब्जेक्ट रख दूं और इस खाली ऑब्जेक्ट में मैं कहता हूं जी कि मुझे दो चीजें चाहिए। एक चाहिए मुझे यूजर, और यूजर को बाय डिफॉल्ट क्या कर दूं, नल। दूसरी चीज चाहिए मुझे टोकन, और टोकन पे क्या कर दूं, नल कर। कोई मसला नहीं। नल क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है यूजर स्ट्रिंग नहीं होगा, क्योंकि यूजर पूरा ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं इसे इनिशियली स्ट्रिंग में असाइन करूंगा तो मैं खुद फंस जाऊंगा बाद में जाके। अच्छा, आप भी अब शुरू में स्ट्रिंग भी रख लें, बाद में जब आपको फील होगा बैकएंड से ये डेटा आ रहा था वैसे चेंज कर लें। तो दूसरा काम हो गया मुझे क्या, इनिशियल स्टेट। तीसरा काम हो गया है आपका रिड्यूसर्स। मैंने बोला रिड्यूसर हम नहीं बनाएंगे, रिड्यूसर कौन बना के देगा, स्लाइस। अच्छा, जब हम मैनुअली हैंडल करते थे ना रिड्यूसर्स में, हम एक्शंस बनाते थे। क्या बनाते थे, एक्शन कंसिस्ट ऑफ पेलोड एंड टाइप। जब हम रिडक्स कोड में खुद एक्शन बनाते थे तो हमें खुद पेलोड और टाइप देना पड़ता था। टाइप में क्या देते थे, एक्शन का नाम, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, ऐड टू कार्ट करना है, लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है, ये सारा क्या है, एक्शन के नेम्स है। तो जब हम बातें सुने आप, जब हम रिड्यूसर खुद बनाते थे तो रिड्यूसर के अंदर एक्शंस भी खुद बना के डिस्पैच करते थे। जब एक्शन खुद डिस्पैच करते थे तो पेलोड भी मैनुअली खुद पास करते थे। तो अब ना हमने रिड्यूसर बनाना है, ना हमने एक्शन बनाना है, ना हमने मैनुअली पेलोड पास करना है, लेकिन मैनुअली नहीं करना। कैसे करना है मैं बताऊंगा। तो रिड्यूसर का काम भी हमसे ले लिया गया, एक्शन बनाने वाला काम भी हमसे ले लिया गया, और पेलोड पास करने वाला काम भी हमसे। उन्हें आगे थोड़े पास का काम नहीं, मैं ही करके दे देना। तो अब जरा देखिएगा ये कैसे बनाएगा एक्शन। मैंने तीसरी प्रॉपर्टी क्या दी, रिड्यूसर्स, और रिड्यूसर्स फिर एक क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। मैं साथ साथ इसको फॉलो कर रहा हूं ताकि मैं कोई गलती ना करूं। ठीक, अब रिड्यूसर्स में क्या होता है, जब आप एक्शन भेजते हैं, एक्शन डिस्पैच करते हैं, तो वो सीधा किधर जाता है, रिड्यूसर के अंदर जाता है। किधर जाता है, तो ये हम अभी रिड्यूसर के अंदर खड़े हैं ना, तो एक्शन जो है ये हम नहीं बनाएंगे, हमें बने बनाए मिलेंगे। फिर अगला सवाल है कि हमें एक्शंस का नाम कैसे पता चलेगा। कोई एक्शन का यूनिक नाम होना चाहिए ना। ठीक है, अब जरा देखिएगा, एक्शन का मतलब होता है कोई फंक्शन परफॉर्म करना, यानी कोई एक्शन परफॉर्म करना। तो एक्शन कितने परफॉर्म करने हैं ये हमें पता है ना। ठीक, हमने दो एक्शंस परफॉर्म करने हैं, एक लॉग इन वाला और एक लॉग आउट वाला। प्राइमरीली अभी दो है हमारे पास। पाथ में कितने फंक्शन है, दो ही है, लॉग इन और तीसरा हो सकता है साइन अप वाला। तो तीन एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं दो रखता हूं, इसकी रीजन है, एक लॉग इन वाला और एक लॉग आउट वाला। अच्छा, मैं कहता हूं लॉग इन एक्शन का, लॉग इन एक्शन को अगर हम डिसइंटीग्रेट करें तो मतलब क्या है कि जब यूजर लॉग इन हो तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन को यूजर के क्रेडेंशियल्स अवेलेबल हो। लॉग इन का मतलब यही होता है ना कि जब मैं लॉग इन हूं तो पूरी एप्लीकेशन को यूजर के क्रेडेंशियल्स क्या हो, अवेलेबल हो। यूजर के क्रेडेंशियल्स क्या है, यूजर की इंफॉर्मेशन जो लॉग इन होने के बाद बैकएंड से आई है उसके पास। ठीक, तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है रिडक्स में, कि जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं पूरी एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना चाहता हूं उसको रिडक्स के जरिए प्रोवाइड करूं। किसके जरिए प्रोवाइड करूं, रिडक्स के जरिए। समझ आइए बात। तो यहां जो मैं पहला काम करूंगा, अगर मैं ये नाम लिख दूं सेट यूजर इन्फो, वंस अगेन मैं ये कह रहा हूं कि आप इसका नाम कुछ भी रखें, ये बेसिकली एक्शन से इसका ताल्लुक है, इस नाम से, या ये एक्शन
या इस नाम से बनेगा या ये नाम एक्शन का पार्ट होगा समहाउ। समझ आ गई बात? तो रिड्यूसर्स में हम, इन अदर वर्ड्स रिडक्स टूल किट में रिड्यूसर्स के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं? एक्शंस। ठीक, जब लफ्ज एक्शन आपने दिया तो एक्शन फंक्शन नहीं होता, क्योंकि एक्शन किसी काम को रिप्रेजेंट करता है ना। तो वो काम स्टैटिक प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकती, ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकती। ऑब्जेक्ट किसी काम को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल वेरिएबल किसी काम को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जो जो चीज किसी काम को रिप्रेजेंट करती है उसे हम क्या करते हैं? एक्शन। तो जब आप रिड्यूसर्स लिखते हैं ना, तो रिड्यूसर्स में आपको दो ऑब्जेक्ट्स की एक्सेस ऑटोमेटिकली मिलती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक्सप्रेस में आपको रिक्वेस्ट रिस्पांस के ऑब्जेक्ट की एक्सेस मिलती है। ये आंखें बंद करके हुए, एक है स्टेट और दूसरा है एक्शन। इनको यूज करें ना करें वो आपकी मर्जी, अवेलेबल होते हैं। जैसे एक्सप्रेस में रिक्वेस्ट रिस्पांस को यूज करें ना करें अवेलेबल होते हैं। समझ आ गई बात? तो यहां पे ये एक हो गया, कॉपी करें, ये दूसरा हो गया, कॉपी करें, ये तीसरा हो गया। जितने मर्जी एक्शन चाहिए आप बना लें। तो मैं दो ही चाहिए फिलहाल, बाकी जब चाहिए होंगे तो बाद में आके फिर बनाऊंगा। एक मैंने क्या है, सेट यूजर इन्फो, दूसरे को क्या कह देता हूं? क्लियर यूजर इन्फो। आप वैसे कन्वेंशनली सोचें कि सेट यूजर इन्फो का मेरा मकसद क्या है कि जो भी डाटा एपीआई से आए वो डाटा मैं किसको प्रोवाइड कर दूं? पूरी एप्लीकेशन को। तो पूरी एप्लीकेशन का जो प्रोवाइडर है वो कौन है? अब जरा एक और बात समझिए, डाटा कैसे, डाटा किसकी मदद से लाऊंगा? एपीआई की मदद से। एपीआई से डाटा ला के किसको पास करूंगा? तो अभी मैंने आधा काम कर रहा हूं। ये वो काम है कि सपोज करें एपीआई से डाटा आ चुका है, आने के बाद इधर पास होगा। तो जाहिर है आने के लिए पहले जगह तो बना लो ना, मेहमान को बुलाने से पहले जगह तो बना ले भाई, जब आएगा तो किधर बैठाएंगे उसको। तो ये जगह बन रही है। एपीआई से जो डाटा आएगा ना, वो डाटा हम इस रिड्यूसर को पास करेंगे। ठीक, तो अभी आया नहीं है लेकिन मैं पहले जगह बना रहा हूं। और इस रिड्यूसर को क्यों पास कर रहे हैं? ताकि ये रिड्यूसर आगे पूरी एप्लीकेशन को डाटा पहुंचा दे। ये बात समझ आ रही है? चले, तो अब मैंने कहा जी कि जो भी डाटा मैं पास करूंगा वो डाटा किस में आएगा, और एक्शन में कितनी चीजें आती हैं? टाइप और पेलोड। और कौन पास करेगा? मैं मैन्युअली नहीं पास करूंगा, क्योंकि मैंने कहा है जी कि रिड्यूसर दो काम करता है, सॉरी स्लाइस दो काम करता है, रिड्यूसर बनाता है और एक्शन क्रिएट करके देता है। रिड्यूसर बनाता है और एक्शन क्रिएट करके देता है। और वो एक्शन किसकी बेस पे क्रिएट करता है? जो आप ये फंक्शन बनाते हैं। समझ आइए बात? तो जो पहला एक्शन है जी, सेट यूजर इन्फो, फंक्शन के नाम से जाहिर है कि जो भी आने वाली इंफॉर्मेशन है उसको किधर सेट कर दो? इस इनिशियल स्टेट में सेट कर दो। और ये जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट बेसिकली ऑब्जेक्ट है ना, ये आपको किस में मिलेगा? इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो मैं कहता हूं जी कि स्टेट डॉट यूजर, यानी ये जो इनिशियल स्टेट है जो कि मुझे यहां स्टेट के वेरिएबल में मिल रही है, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है। एक है स्टेट यूजर, दूसरा है स्टेट टोकन। ये जो यूजर है इसकी वैल्यू कहां से आएगी भाई? जहां से भेजेगा बंदा एक्शन के जरिए, वो कहां मिलेगी? एक्शन डॉट पेलोड डॉट यूजर। पेलोड में हो सकता है पूरा का पूरा यूजर का ऑब्जेक्ट आए, तो मुझे क्या चाहिए? उसके अंदर से सिर्फ यूजर। समझ आई बात? अब दूसरी चीज क्या चाहिए? स्टेट डॉट टोकन एक्शन डॉट पेलोड डॉट। ये बात समझ आ गई है? और ये मैं खुद से कुछ भी नहीं कर रहा, बस मेरा रटा लगा हुआ है। सारा कुछ कहां से देख रहा हूं? डॉक्यूमेंटेशन से देख रहा हूं। नाउ इफ यू कम बैक हियर, कैन यू सी दिस? उसने इंक्रीमेंट दिया, उसको स्टेट अवेलेबल थी, और उसने स्टेट डॉट वैल्यू, इस डॉट वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी है इनिशियल स्टेट में, और उसको उसने क्या कर दिया? इंक्रीमेंट कर दिया। अब आप मुझे कहें सर ये इंक्रीमेंट करेंगे तो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को म्यूटेट नहीं कर देगा? म्यूटेट करना चाहिए ना। तो थोड़ी देर बाद क्या है, रिएक्ट रिडक्स टूलकिट में म्यूटेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसकी भी रीजन सुन लें। रिडक्स टूलकिट
बिहाइंड द सीन इंटरनली इमरजेएस लाइब्रेरी यूज करता है। कौन सी लाइब्रेरी यूज करता है? इमरजेएस। और ये उस इमरजेएस को इंप्लीमेंट करके इसको म्यूटेशन से बचाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर रिडक्स टूल के अंदर कहीं भी आप किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं तो बेफिक्र हो जाए, म्यूटेशन नहीं होगी। और अगर कोई अरे है, नॉर्मल अरे में रिएक्ट के अंदर अरे डॉट पुश करेंगे तो वो क्या करेगा? ओरिजिनल अरे को रिडक्स टूल किट के अंदर अरे डॉट पुश करेंगे तो म्यूटेट नहीं करेगा। क्यों? इट यूजेस इमरजेएस लाइब्रेरी बिहाइंड द सीन टू प्रिवेंट द म्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अरे। तो इसलिए जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को ओवरराइड करूंगा तो ये बात ज़हन से उतार दें कि यहां म्यूटेशन होगी। हालांकि म्यूटेशन होती है, लेकिन रिडक्स टूलकिट, जो मैंने क्या कहा है, रिडक्स टूलकिट ने अंदरूनी खाना हमसे सारी चीजें ले ली। ये सारी चीजें पहले इतनी डेप्थ में इसलिए डिस्कस नहीं की थी कि मैं समझ रहा था कि आप माशाल्लाह समझदार हैं, सारा कुछ समझ रहे हैं, तो अब इसके बाद शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो खैर, मैंने क्या कहा जी कि मुझे दो चीजें स्लाइस बना के देता है। कौन कौन सी? रिड्यूसर नहीं बेटा, रिड्यूसर तो हम ये अंदर वो पास करें ना, ये हमें देगा क्या? दो चीजें, एक्शन और स्टेट को तो ये खुद इंटरनली यूज करेगा ना। रिड्यूसर हमें क्या क्या चीजें देगा? सॉरी, फंक्शंस को एक्शन देता है ना। नहीं, पहले किसी ने रिड्यूसर बोला है? फिर मैंने क्या, रिड्यूसर और एक्शंस, दो चीजें देता है, रिड्यूसर और, अच्छा अब ये आपका काम सारा ओवर हो गया, डन हो गया। क्रिएट स्लाइस का इतना ही काम था, ठीक। तो ये जाहिर है जो चीज भी रिटर्न करता है आप उसको क्या कर लें, किसी वेरिएबल में सेव कर लें। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑथ। इसका मतलब है कि ये फंक्शन चलेगा और ये फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न करेगा जाएगा ऑथ स्लाइस में, ठीक है। तो ऑथ स्लाइस क्या चीज देगा? इसका मतलब ऑथ स्लाइस के ऑब्जेक्ट में क्या होगा? दो चीजें, रिड्यूसर और एक्शंस। तो अब यहां पे वापस आ जाएं। मैं कहता हूं कि क्या देता है? ऑथ स्लाइस डॉट, और क्या देता है? ऑथ स्लाइस डॉट, मजा की बात। आप जरा गौर से, क्रिएट स्लाइस ने हमें एक चीज रिटर्न की, जिस चीज को हमने क्या कहा, अगर आप ये चाहें तो मेरे ख्याल में यूं भी कर सकते हैं हम, इसको यही डिस्ट्रक्चर कर लें, ACTION, और RE, ये और ये सेम मतलब नहीं है। वेरिएबल में सेव कर रहा था, उस वेरिएबल के अंदर से डॉट से जाके दूसरी प्रॉपर्टी निकाल रहा था, तो स्ट्रेट अवे ये नहीं कर सकता। चलें ये कर ले। अब एक्शंस है प्लूरल, तो इसका मतलब क्या है? मल्टीपल एक्शन हो सकते हैं। रिड्यूसर है सिंगुलर, तो इसका मतलब रिड्यूसर कितना होगा? एक। ये हमने सारा तरद्दुद क्यों किया? क्योंकि स्टोर ने हमें कहा था रिड्यूसर लेके आओ। क्या कहा था? तो रिड्यूसर कौन बना के देगा? बना के दे दिया उसने। अब हम जाते हैं और यहां से, जाहिर है मुझे रिड्यूसर स्टोर में यूज करना है, तो यहां एक्सपोर्ट। तो यहां पे अगर आप देखें तो इसने क्या किया हुआ है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिड्यूसर, क्योंकि हमें पता है कि एक पूरी फाइल में डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही हो सकता है, तो उसने रिड्यूसर को क्या किया है? आप यहां पे कह लें जी कि यहां से कह लें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिड्यूसर। और चूंकि एक्शंस भी मुझे दूसरी जगह पे चाहिए, तो यहां से मैं क्या करूंगा? एक्सपोर्ट, क्या क्या एक्सपोर्ट करना है? ये और ये सारे के सारे क्या है? अभी कहा था ना, एक्शन उसी नाम से बनाएगा जो आपने खुद अंदर फंक्शन बनाए होंगे। तो मैं कहता हूं जी कि इसको भी एक्सपोर्ट करो, और जाहिर है एक फाइल में दो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, तो मैंने कहा जी इसको क्या कर लो, नेम्ड एक्सपोर्ट कर लो। और ये क्या कर रहा है? दो काम कर रहा है, रिस्ट्रक्चर कर रहा है और साथ ही एक्सपोर्ट कर रहा है। ये क्या हो रहा है?
सिर्फ ये क्या हो रहा है, एक्शंस के अंदर से एक्शन निकाल रहा हूं, रिस्ट्रक्चर कर रहा हूं, और साथ ये क्या हो रहा है, बस इतना सा काम है। आप यकीन माने कि ये एक दफा घर जाके जुबानी कॉपी पे लिख लेना, आपको सारी जिंदगी के लिए याद हो जाएगा। हमेशा यही कन्वेंशन होगी, क्योंकि हम उनका वो बिल्ट इन यूज कर रहे हैं रिडक्स। तो ये आपका रिड्यूसर एक्शंस भी बन गए। और अच्छा, आप मुझे बताएं कि एक फीचर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। आज के फीचर में दो ही फंक्शंस हैं, लॉग इन लॉग आउट। लॉग इन लॉग आउट नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं यहाँ लॉग इन लॉग आउट नहीं करा रहा। लॉग इन लॉग आउट कौन करेगा, एपीआई, क्योंकि वो फ्रंट बैकएंड से वो कनेक्ट करेगी। वो लॉग इन होने के बाद इंफॉर्मेशन लेके वापस आएगी, और जो इंफॉर्मेशन उसने बैकएंड से वापस लाई होगी वो इसको देगी। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो इंफॉर्मेशन तुझे मिलती है ना, वो तुम किस में सेट कर दो, यूजर के ऑब्जेक्ट में सेट कर दो। तो वो इंफॉर्मेशन लाने वाला काम कौन करेगा, वो एपीआई करेगी। यहां तक क्लियर है। अब एपीआई बना दूं, और एपीआई बनाने के बाद इन सबको आपस में इंटीग्रेट करूं, या पहले ये बन चुका है तो इसको हम स्टोर में डाल लेते हैं। तो हमें ये रिड्यूसर यहां से चाहिए, तो मैं यहां पे जाता हूं और कहता हूं जी कि इंपोर्ट auth reducer from features slash auth slice। अच्छा, अब मुझे कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि यहां मैं नाम दे रहा हूं auth slice, तो इस नाम से यहां एक्सपोर्ट तो कुछ भी नहीं कर रहा मैं। एक्सपोर्ट कर रहा हूं रिड्यूसर को, उधर इंपोर्ट कर रहा हूं auth reducer को। ये काइंड ऑफ यू समझ लें कि अगर मैं यहाँ पे रीनेम भी कर दूं ना, तो ये किसको उठाएगा, डिफॉल्ट वाले को। जो भी डिफॉल्ट वाला इस फाइल में जो भी डिफॉल्ट चीज होगी, उसको उठा के इसमें स्टोर कर देगा, उसका रेफरेंस। तो ये काइंड ऑफ रीनेम कर रहा हूं मैं यहाँ, सेम नाम भी दे सकता हूं। समझ आई बात। ये जो रिड्यूसर है आथ, इसको पास कर रहा हूं यहां पे। अब ये चेंज होगा, क्यों, क्योंकि हमने हमें हमारे पास अल्टीमेटली रिड्यूसर एक से ज्यादा होने हैं। जितने फीचर होंगे उतने, हर फीचर अपना रिड्यूसर निकालेगा ना, हर फीचर अपना अपने एक्शंस निकालेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जितने फीचर्स होंगे उतने, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल रिड्यूसर्स को कंबाइन करना पड़ेगा, और इधर एक रूट रिड्यूसर पास करना है, या थोड़ा सा चेंज करना है बाद में आके। अभी तक के लिए इट्स गुड इनफ। बेसिक फ्लो कंप्लीट हो गया। ये था स्लाइस। रिडक्स टूलकिट में स्लाइस का ताल्लुक किस चीज के साथ है, डेटा को ग्लोबली एप्लीकेशन में प्रोवाइड करना। डेटा को पूरी एप्लीकेशन में ग्लोबली प्रोवाइड कर। वो डेटा आएगा कहां से, अभी आया नहीं है, अभी हवा में बातें हो रही हैं। उसके लिए हमें क्या बनाना है, स्लाइस बनाना है, सॉरी एपीआई बनानी है। क्या बनाना है, तो दूसरा फंक्शन। अच्छा, ये काम यहां ओके हो गया। अब हम जाते हैं और जस्ट सेपरेशन ऑफ कंसर्न के लिए हम एपीआई का फोल्डर सेपरेट बना रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक फीचर की एपीआई स्लाइस, और जो चीजें एक फीचर से रिलेटेड चाहिए वो सारी एक फोल्डर में ग्रुप कर दें। फिर दूसरा फीचर बना लें, यानी एक फीचर्स के अंदर फिर फीचर्स के नाम लिख लें, ऑथ फीचर, कार्ट फीचर फोल्डर बना लें। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एपीआई का फोल्डर ही अलग बना लें, सारी की सारी एपीआई अलग, सारी की सारी स्लाइसेस अलग। ठीक है, मैं ये सेकंड वाला काम कर रहा हूं। तो मैं रिडक्स के अंदर ही नया फोल्डर बनाता हूं, और इसको क्या कह देता हूं, एपीआई। और इसके अंदर क्या बनाता हूं, एक ऑथ एपीआई डॉट जेएस। अब आप समझदार हैं, यहां पे जाऊंगा क्या, क्रिएट एपीआई। अच्छा, इसके भी कंपैरिजन के चांस कम है, क्योंकि रिडक्स कोर में एपीआई थी नहीं। तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज सिर्फ किस में होंगे आप, स्टोर वाले काम में, यानी स्टोर वाला काम करते हुए, और स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन में। बाकी अगली दोनों चीजों में कंफ्यूज होने के चांसेस कम है। क्रिएट एपीआई इन आरटीके। तो ये देख लें, हमने जो ही सर्च किया तो इसने स्ट्रेट अवे पहला टॉपिक क्रिएट एपीआई दिया, तो इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस ही नहीं है।
अब जी वापस आए, ये सारी कहानी आप पढ़ लें अगर आपके पास वेला टाइम है। हम क्या करेंगे, सिंपल स्ट्रेट अवे उसने हमें ये कहा है जी कि दो चीजें यहां से इंपोर्ट कर, एक है क्रिएट एपीआई, दूसरा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली जैसे बाकी फंक्शन कॉल किया है, क्रिएट एपीआई फंक्शन है, एक ऑब्जेक्ट लेगा, तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं ये किसी को याद नहीं है, कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है। पहली प्रॉपर्टी है रिड्यूसर पाथ, दूसरी प्रॉपर्टी है बेस क्वेरी, तीसरी प्रॉपर्टी है एंड पॉइंट। मेजॉरिटी केसेस में आपके लिए तीन प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी, बस फिनिश खलास, बाकी सब कुछ इन प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा। क्रिएट एपीआई तीन प्रॉपर्टी लेगी, रिड्यूसर पाथ, बेस क्वेरी और एंड पॉइंट्स। समझ आ गई बात। अब हम चाहते हैं जी ये तीनों प्रॉपर्टीज जाके इसको दे दे, तो हम यहाँ पे पहले ये रिड्यूसर पाथ, इसको फिलहाल दे दें, कोई भी पाथ दे दें, इसको हम कह देते हैं जी कि ऑथ एपीआई, दूसरा दे दें जी बेस क्वेरी, बेस क्वेरी में क्या देना है फिलहाल ऑब्जेक्ट दे के आगे चले जाएं, तीसरा देना है आपको एंड पॉइंट्स, और एंड पॉइंट्स में फिर एक ऑब्जेक्ट होगा। अब मुझे ये बताएं, हम कौन सा फीचर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ऑथ का। ऑथ के फीचर के लिए बैकएंड में कितने एंड पॉइंट्स बनाए हैं, लॉग इन एक, लॉग आउट दो, साइन अप तीन, तीन ही, तो एंड पॉइंट्स कितने आएंगे पहले नहीं पता लग गया आपको, तीन। उन तीन में डिसाइड ये करना है कि उन तीन में म्यूटेशंस कितनी है और इन तीन में क्यूरीज कितनी है, कितनी म्यूटेशंस है, कितनी क्यूरीज है, कैसे पता लगेगा, लॉगिन में कोई पोस्ट करेंगे या गेट करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड यूजर से लेके भेजेंगे ना, पोस्ट है तो ये क्या बनेगा, म्यूटेशन। साइन अप में कुछ गेट करेंगे कुछ भेजेंगे, क्या बनेगा, गेट। लॉग आउट में ऑप्शनल है, लॉग आउट में आप कुछ नहीं भेजते, तो वो पोस्ट करें या गेट करें, यानी वो म्यूटेशन करें या क्यूरी करें, दैट इज एन ऑप्शनल। डिसाइड हो गया ना कि क्या भेजना है, म्यूटेशन भेजना है क्यूरी भेजना है, यही कंफ्यूजन हो सकती है बस, ज्यादा ज्यादा इससे अलावा तो कुछ नहीं हो सकती। पैच बेस क्यूरी हमेशा आएगा, रिड्यूसर पाथ हमेशा आएगा, एंड पॉइंट हमेशा आएगा, एंड पॉइंट के बीच में क्या आना है वो कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। ठीक, लेट्स डू दैट। एंड पॉइंट में आए और उसमें उसने कहा जी कि अच्छा, हर एंड, जैसे हमने एक्शन बनाया ना, हर एक्शन का एक यूनिक नाम होता है, हर एंड पॉइंट का आप क्या दे दें, एक यूनिक नेम दे दें। और वो यूनिक नेम क्या है, मैं कहता हूं जी कि लॉग इन यूजर। ये हमेशा जस्ट लाइक एक्शंस एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है, मैं करेक्ट कर लेता हूं, कॉल बैक फंक्शन लेगा। अच्छा पहले तो ये मैंने, सॉरी ये एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एंड पॉइंट एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। यहां थोड़ी सी नेस्टिंग है बस, वो नेस्टिंग अगेन आपको डॉक्यूमेंटेशन देख के उसको याद रखना। एंड पॉइंट्स क्या लेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। आपको ऑब्जेक्ट के अंदर की नेम है और की वैल्यू जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक फंक्शन हो सकता है, एक अरे हो सकती है, सिंपल वैल्यू भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो ये मेन ऑब्जेक्ट था जो क्रिएट एपीआई के अंदर पास हुआ, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी दी और प्रॉपर्टी की अगेन वैल्यू जो है वो क्या आई है, फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन हमेशा एक पैरामीटर लेता है जिसे हम बिल्ड कह दें या बिल्डर कह लें। ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ वो कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूं जो उन्होंने खुद दी हुई है। ये जरूरी नहीं है बिल्डर है, या आप अपना नाम भी दे सकते हैं, मेरी एपीआई दे सकते हैं, हमारी एपीआई दे सकते हैं, तुम्हारी एपीआई दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये बिल्डर क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल है म्यूटेशन और क्यूरीज को बिल्ड करने का, इसलिए हम क्या कहते हैं, बिल्डर। भाई किसी चीज का बिल्डर होगा ना, किस चीज को बिल्ड करेगा, क्यूरीज को या म्यूटेशन को ये बिल्ड करेगा। तो अब यहां पे अंदर आ जाएं और यहां पे आप नाम दें लॉगिन यूजर, और यहां पे लिखें जी बिल्डर डॉट म्यूटेशन। मैं बार बार साथ साथ देख इसलिए रहा हूं, मुझे भी भूल जाता है। तो इसने क्या लिखा हुआ है, बिल्डर डॉट क्वेरी, मैंने क्या लिखा हुआ है, बिल्डर डॉट, क्यों, क्योंकि मैं क्यूरी नहीं कर रहा, मैं म्यूटेशन कर रहा हूं। इस म्यूटेशन में एक ऑब्जेक्ट पास कर दें, ऑब्जेक्ट में फिर क्या हो सकता है, की वैल्यू पेयर,
तो यहाँ पे आप अगेन इसकी की आएगी हमेशा क्यूरी, और इसमें फिर आएगा एक कॉल बैक फंक्शन। यस, यहाँ पे इस कॉल बैक फंक्शन में आप एंड पॉइंट देंगे। लॉगिन का एंड पॉइंट क्या हमारा, स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन। एंड पॉइंट का मतलब जो एपीआई एक्सपोज कर रही है आपको। सवाल ये है कि जो इसका बेस यूआरएल है वो किधर जाएगा, यानी हमारा पूरा एंड पॉइंट क्या बनता है, लोकल होस्ट http कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 8000 स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन। तो स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन, उसके लिए हम यहाँ पे जो बेस क्यूरी है ये भी एक फंक्शन लेती है, कौन सा, फेच बेस क्यूरी। अच्छा, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लें। मैंने कहा कि डेटा फेचिंग प्रीवियसली हम रिडक्स के अंदर अपनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करते थे, एक्सियस मोस्ट कॉमन लाइब्रेरी है, या फेच। तो आरटी के क्यूरी डेटा फेचिंग के लिए क्या इस्तेमाल कर दी है, फेच बेस क्यूरी। और अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो ये बताएगा कि ये फेच बेस क्यूरी एक्चुअली बिहाइंड द सीन फेच को इस्तेमाल करती है, जो ब्राउजर में बिल्ट इन होता है। तो फेच बेस क्यूरी इज अ रैपर अराउंड द फेच इटसेल्फ। तो जो आरटीके क्यूरी की डेटा फेचिंग लॉजिक जो मैंने आपको कहा था ना बिल्ट इन मौजूद है, वो ये काम बेस फेच बेस क्यूरी ये काम करता है जी। जी नहीं, सिंटेक्स का नहीं, मैं जैसे सिंपल फेच है ना, एक ब्राउजर की बिल्ट इन यूटिलिटी है वो। यस, जावास्क्रिप्ट की वो यूटिलिटी है जिसको ब्राउजर बिल्ट इन, वो उसको ब्राउजर एपीआई कहते हैं बाय द वे। तो वो डेटा फेच करती है विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। लेकिन फिर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी क्यों गेन की, क्योंकि उसके इंटरमीडिएट बहुत सारे स्टेप हमें खुद करने पड़ते हैं, जैसे वो पार्सिंग करनी पड़ती है, जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे हमें पोस्ट में करना पड़ जाए तो हमें वो हेडर वगैरह की सेटिंग खुद करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट हेडर्स की बात करते हैं। तो ये काम लाइब्रेरी से इलिमिनेट कर देती है, हमें बेयर मिनिमल फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, बाकी सारा काम इंटरनली वो लाइब्रेरी खुद कर देती है। तो जब किसी लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया जाता है ना, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो काम वो करती है वही काम ये करती है, तो फिर फायदा क्या हुआ लाइब्रेरी लिखने का भाई। मैं ये उसी की तरफ आ रहा हूं ना, मैं देयर इज अ डिफरेंस। ठीक, अब एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है वो मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमने ये नहीं करना हाउ, हमने व्हाट करना है अभी। और व्हाट का मतलब हमने डेटा फेचिंग करनी है, अंदर जाके नहीं देखना कि ये डेटा फेचिंग कर कैसे रहा है, क्योंकि हम वैसे ब्लाइंड ट्रस्ट किस पे कर रहे हैं, आरटी क्यूरी पे गई, वो सारा काम ठीक ही कर रहा है। तो फेच बेस्ड क्यूरी किसकी यूटिलिटी है। आपका जो सवाल है वो बिल्कुल वैलिड है कि डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को जाके डेप्थ में खंगालें। मैंने ब्रीफली बता दिया है कि फेच बेस्ड क्यूरी इज अ रैपर अराउंड द फेच। इसका मतलब है कि इसमें वो सारी फैसिलिटीज मौजूद है जो फेच में है, प्लस एडिशनल फीचर्स। आधा आंसर मैंने दे दिया आपको, और आधे के लिए आपको राह दिखा दी, ठीक है। मैंने खुद भी नहीं पढ़ा ऑनेस्टली, क्योंकि वी आर ट्रस्टिंग इट कि यार ये इतनी वाइडली यूज हो रही है, तो हमें पता है कि पीर साहब ठीक कह रहे हैं। एनीवेज, फेच बेस क्यूरी। अच्छा, इस फेच बेस क्यूरी में आप एक ये वाला ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और इस ऑब्जेक्ट में आप बेस यूआरएल देते हैं। हमारा बेस यूआरएल क्या है, बेस यूआरएल का मतलब रूट यूआरएल। तो हमारा एचटीटीपीएस नहीं है, एचटीटीपीएस हमेशा आप लोकल डोमेन पे दे ही नहीं सकते। एचटीटीपीएस सिक्योर एसएसएल होता है, हमेशा रिमोट सर्वर पे इंस्टॉल होता है, फिर आप एचटीटीपीएस डाल सकते हैं। तो कहीं लोकल में आप एचटीटीपीएस करेंगे भी तो आपको एरर देगा, इसलिए रिमूव द एचटीटीपीएस। और उसके आगे हमारी क्या है, गालिबन लोकल होस्ट कॉलन 8000। बाकी सारे एंड पॉइंट हम वहां देंगे जहां चाहिए होंगे, जैसे लॉगिन यूजर के लिए ये है आगे। अच्छा, ये एक बन गया ना, तो ये सारा का सारा एक जहां कंप्लीट हो जाए वहां दें कॉमा, और दूसरा एंड पॉइंट बना लें। इसको हम क्या कहते हैं, ये एंड पॉइंट्स हमारे क्या हैं, एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो हम यहाँ लॉगिन यूजर है तो इनसे क्या कह सकते हैं, रजिस्टर यूजर, ठीक है। ये क्या एरर दे रहा है भाई, अच्छा ये कह रहा है कॉमा नहीं देना भाई, ये दे रहा है, ठीक है। यहां से भी देख लें, ये तो कॉमा ही दे रहा है शरीफ आदमी। यहां से उठा के यहाँ पे चले, एरर आया तो देख लेंगे। क्लियर हो गया।
या कुछ भी ना दें तब भी काम चलेगा, चलेगा। यहां तक ओके हो गया जी? बाय द वे टेक्निकली कॉमा ही आना चाहिए, उसकी वजह यह है कि ये पूरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी नेम और ये सारी की सारी क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर, प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू। तो हम कोई एक चीज मिस कर रहे हैं, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पूरे को कॉपी पेस्ट करते हैं, ताकि जो गलती है हमारी पोटेंशियल, अच्छा इसमें मे भी ये गलती भी हो बिल्डर में। ओके 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 ओके, नाउ आई गॉट इट। मुझे ये ब्रैकेट मैंने मिस कर दी। क्लियर? यानी यानी का मतलब क्या है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसके अंदर ये एक और फंक्शन है, और उसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट नहीं, फंक्शन नहीं है सर। वैसे इसको इसको मेरे ख्याल में आई इमीडिएटली इन्वोक्ड जावास, आई क्या कहते हैं, हाँ IIFE है मेरे ख्याल में। हाल जो कुछ भी है उसको छोड़ दें फिलहाल, उसकी कहानी में चला गया तो फिर, और IIFE इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, IIFE। खैर, तो दिस इज व्हाट सिंटैक्स का मिस्टेक कर रहे थे हम। तो दो चीजें हो गई, ये समझ आ गया आपको? यानी ये बेसिकली एंड पॉइंट्स क्या होंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ, यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, हर ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक एंड पॉइंट को ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा होगा। तो आ सकता है, अभी भी मे भी काफी सारी मिस्टेक होंगी जब हम इसे एक्टिवेट करेंगे, ये बेसिक सेटअप हम कर रहे हैं। जब हम इसे चलाएंगे तो असल मिस्टेक से वहां पता लगेगा, वहां करेक्ट कर लेंगे, अगर कोई और मिस्टेक भी हुई है, ये भी कोई भी हुई। तो हमारा 5:14 हो गए। रजिस्टर, दूसरा एंड पॉइंट रजिस्टर ही था ना? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो चेक इन कर लूं और फिर कंटिन्यू करूं इसको, 15-20 मिनट और पूरा कर लेते हैं ना, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। एक बंदा फेवर करेगा, अगर मेरा लैपटॉप उठा ले, ऑफिस में टेबल पे पड़ा होगा, चार्जिंग की केबल प्लग आउट करनी है और लैपटॉप उठा के ला। नहीं नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ कि लूं या ना लूं, कंटिन्यू इसको कंप्लीट कर लूं, एटलीस्ट दो नहीं होंगी, 15-20 मिनट और लगे, कर लूं कंटिन्यू। चलो, तो इसकी वजह है कि कल ताकि हम अपना नॉर्मल काम स्टार्ट कर लें जो हमने छोड़ा था, जहाँ पे कि इस पर बहुत ज्यादा टाइम ना लगे हमारा। और ये रिकॉर्डिंग भी यहाँ तोड़ देते हैं, दो में डिवाइड कर देते हैं, इतनी लंबी रिकॉर्डिंग भी कोई नहीं देखेगा। थोड़ा सा सांस भी ले लेते हैं, इसमें पॉज नहीं हो सकती, ये एक बड़ा एक इनका ड्रॉबैक है बाय द वे।